हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, लगातार यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। कोरोना की स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का दौर तेज़ी पकड़ेगा, तो ऐसे में सभी लोग सचेत हो जाएं और लगातार जो भी एजुकेशनल कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको काफ़ी ध्यानपूर्वक सुने, समझें और परखें। तो आज का जो वीडियो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने सुपर फैक्ट्स का काढ़ा समाहित किया है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की कुंजी है दोस्तों। और आप ऐसे पढ़ेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सरकारी नौकरी पक्की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ जाता है, हॉर्निबल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, हॉर्निबल जो महोत्सव है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर बात करें तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। बहुत ही पॉपुलर ये त्यौहार है हॉर्निबल महोत्सव, और ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो बात करें दोस्तों तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। पर्यावरण का ये पेटेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला है, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है। तो पहला आरक्षित जो वन है दोस्तों वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये पहला आरक्षित वन है, ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान किसका पूर्व नाम है। मतलब पहले किस राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जाना जाता था। तो ये दोस्तों केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका पूर्व नाम क्या था, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई। टाइगर परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया, जबकि जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है ये 1992 में आया, यानी कि 1992 में भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई। अगला है, विश्व वन्य जीव निधि WWF का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व वन्य जीव निधि जो है उसका मुख्यालय ग्लैंड में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान प्रज्ञम ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। कोविड-19 एक बहुत बड़ी महामारी जिसने पूरे भारत को झकझोरा और पूरे विश्व को झकझोरा। तो ऐसे में प्रज्ञम ऐप, विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऐप्स लॉन्च किए हैं। तो ऐसे में काफ़ी प्रमुखता से प्रज्ञम ऐप जो है वो लॉन्च किया गया और पॉपुलर भी रहा। झारखंड में इस ऐप को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते अगर बात करें दोस्तों तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये तो समझ लीजिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बारंबार प्रश्न पूछा गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद से। अगला है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक मकबरा है जिसको अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। ये दोस्तों सरखेज राजा का मकबरा है जिसको अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। अगला है, मलेरिया और डेंगू में क्या उभयनिष्ठ नहीं होता है। दोस्तों, अगर मलेरिया और डेंगू की बात करें तो दोनों बुखार हैं, मच्छर के काटने से होते हैं, और इसमें बहुत सारे सिम्टम सेम होते हैं, लेकिन इसमें जो मच्छर की प्रजाति है वो सेम नहीं होती है। क्योंकि जो मलेरिया रोग है वो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है, जबकि जो डेंगू बुखार है वो एडीज मच्छर काटने की वजह से होता है। तो दोनों मच्छरों की यहाँ पे प्रजाति डिफर रहने वाली है, यही इनमें कॉमन नहीं होता है। दोस्तों, मैंने दो सूचियाँ यहाँ पर ली हैं और इनको सुमेलित करना था, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सुमेलित कर दिया है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। यहाँ पर देखिए, मलेरिया क्या है दोस्तों, ये रक्त कोशिकाएं इससे प्रभावित होती हैं। मलेरिया बीमारी अगर इस कोविड काल में बहुतों को हुई होगी, तो इसमें क्या है, बहुत सारी आपकी जो प्लेटलेट्स हैं
वो सब डाउन हो जाती हैं, रक्त कोशिकाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इस प्रकार के जो रोग हैं आपको तोड़ देते हैं। फाइलेरिया में लसिका ग्रंथ प्रभावित होती है, जबकि एंसीफलाइटिस में मस्तिष्क प्रभावित होता है, और ल्यूकीमिया में ये बोन मैरो प्रभावित होता है। कुछ सूचियां हैं, इनमें आपको सुमेलित करना है दोस्तों। सूची फर्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था अंग्रेजों और दोस्तों ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूछ लिया जाता है किसके किसके बीच हुआ है, तो मराठाओं के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य और 1526 ईस्वी में हुआ था, और भारतीय इतिहास को इसने बदल कर रख दिया था। मुगल काल की शुरुआत यहीं से हो जाती है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ था 1556 में, और जबकि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में। तराइन का दूसरा युद्ध, दोस्तों पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, और जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में हुआ। पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी इसमें जीत गया था। और अगला क्वेश्चन है या असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध भी स्वयं में एक ऐतिहासिक युद्ध है, और ये 1601 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि राज्य के खर्च पर हज यात्रा की यहाँ पे व्यवस्था कर दिया था। कौन सा ये बादशाह था? तो दोस्तों यह फिरोज तुगलक था। कौन था? फिरोज तुगलक, जिसने कुतुब मीनार को अंतिम तरीके से पूर्ण करवाया था, फिरोज तुगलक ने। अगला है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक नाटक का नायक था। दोस्तों कालिदास ने बहुत सारे नाटकों का रंचन किया, उनकी रचनाएं की हैं। तो ऐसे में जो मालविकाग्निमित्र नाटक है ये काफ़ी पॉपुलर है। कुमार संभव, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम, इस प्रकार के रघुवंश, ये बहुत सारे नाटक हैं जिसमें इन्होंने मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र नायक को लिया है। अगला क्वेश्चन है, कुछ दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस मिलेंगे और इनके कार्य मिलेंगे स्थायी बंदोबस्त। कुछ गवर्नर जनरल यहाँ पर हैं जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस है और इसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लाया था। लॉर्ड वेलेस्ली अगर आता है नाम तो इसका सहायक संधि नीति से जुड़ा हुआ नाम आता है। लॉर्ड डलहौजी बहुत बड़ा हड़पकर्ता था, इसकी हड़प नीति है या व्यपगत का सिद्धांत। लॉर्ड जॉन लॉरेंस की बात करें तो इनका उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत रहा है। अगला दोस्तों क्वेश्चन हो जाता है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा, अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मुंडा आया तो बिरसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो बिरसा मुंडा विद्रोह ये कहा जा सकता है। लेकिन इसमें मुंडा सिर्फ विद्रोह है, जबकि विद्रोह का जो नेता है वो बिरसा है। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भी एक पत्रिका प्रकाशित की थी, जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। ये इंडियन ओपिनियन थी। साउथ अफ्रीका में स्पेशली ये प्रकाशित की गई पत्रिका है। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार।
ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 48A में वर्णित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे और उसमें सुधार करे। अगला है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना की बात करें तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना। फिर दो सूचियां हैं, कुछ राज्य हैं, संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि असम में मानस है, उड़ीसा में शिमलीपाल है, कर्नाटक में बांदीपुर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला और लास्ट क्वेश्चन लूँगा, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ये जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, मतलब चार चांद लगाते थे, किसकी सभा का शोभा बढ़ाते थे? तो ये लक्ष्मण सेन है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं? गीत गोविंद के जयदेव हैं। और ये किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। तो इसी प्रकार के कंटेंट्स आते रहेंगे, बने रहें, जुड़े रहें एग्जाम धुन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।